हम ऑब्जेक्ट मेन्यू शुरू करने जा रहे हैं। और अगर मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू पे क्लिक करूं तो यहाँ तकरीबन 33 ऑप्शंस मेरे पास मौजूद हैं और इनमें से काफी सारे ऑप्शंस के सब मेन्यूज भी मौजूद हैं। और इसमें से तकरीबन 13 ऑप्शन ऐसे हैं जिनको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम इसमें से अलाइन ऑप्शन को क्लास नंबर 7 में देख चुके हैं, क्रॉप इमेज के ऑप्शन को 107 नंबर की क्लास में, क्रिएट ग्रेडियंट मैश को क्लास नंबर 18, फ्लैटन ट्रांसपेरेंसी क्लास नंबर 86, स्लाइस 98, क्रिएट ट्रिम मार्क 118, ब्लेंड टूल 92, पर्सपेक्टिव ऑप्शन को हम 72 और 77 नंबर वाली क्लास में देख चुके हैं और लाइव पेंट को 69 नंबर की क्लास में, इमेज ट्रेस ऑप्शन को 100 नंबर, क्लिपिंग मास्क 81, आर्टबोर्ड 97 और ग्राफ ऑप्शन को हम 96 नंबर्स की क्लास में देख चुके हैं। तो इन तमाम ऑप्शंस को हम डिटेल में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ नंबरिंग मैंने इसीलिए दी है कि जिस क्लास को आप देखना चाहें उसी नंबर की क्लास को ओपन करके उस ऑप्शन की डिटेल आप देख सकते हैं। मैं हूँ आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास तकरीबन 20 ऑप्शन रह जाते हैं, जिनमें से अगर मैं ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे आऊं तो ट्रांसफॉर्म अगेन, मूव, रोटेट, रिफ्लेक्ट, स्केल, शेयर, ट्रांसफॉर्म ईच, रीसेट बाउंडिंग बॉक्स के ऑप्शन हमारे पास इसे एक ऑप्शन के अंडर मौजूद हैं। उसके बाद नीचे अरेंज, ग्रुप, अनग्रुप, लॉक, अनलॉक ऑल, हाइड, शो ऑल और कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट के ऑप्शन को हम आज की क्लास में देखेंगे। तो इस तरह से तकरीबन 9 ऑप्शन हैं जिन्हें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं और उसके बाद बाकी जो ऑप्शन रह जाते हैं उन्हें हम सेपरेट क्लासेस में देखेंगे। इसमें से मैं एक्सपेंड और एक्सपेंड अपीयरेंस पे सेपरेट क्लास बनाऊंगी, रास्टराइज, क्रिएट ग्रेडियंट मोज़ेक और मेक पिक्सल परफेक्ट, इन तीनों ऑप्शन को हम एक क्लास में देखेंगे। पाथ ऑप्शन को सेपरेट क्लास में, शेप, पैटर्न, इनवेलप, डिस्टोर्ट, टेक्स्ट वार्प और कंपाउंड पाथ में से हर एक ऑप्शन के लिए मैं सेपरेट क्लास बनाऊंगी। इस तरह से ऑब्जेक्ट मेन्यू को मैं तकरीबन 9 क्लासेस में डिवाइड करूंगी और आप उन सबको देखकर इस मेन्यू को डिटेल से अच्छे से सीख सकते हैं। तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देती हूँ ताकि ये एरिया मेरे पास आ जाए जहाँ पे हम अपने ऑप्शंस को समझ सकें। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म अगेन का ऑप्शन है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसी स्टेप को रिपीट करना चाहें तो हम ट्रांसफॉर्म अगेन का ऑप्शन यूज करते हैं। कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की है। वैसे तो इस ऑप्शन को हम पहले भी बार बार यूज कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ भी आपको कुछ नंबरिंग नजर आ रही है। ट्रांसफॉर्म ऑप्शन के सब मेन्यू में मौजूद ज्यादातर ऑप्शन को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर से स्पेशली हमने उस पैनल को ओपन करके नहीं देखा, लेकिन जब हमने उनको सीखा था तो जो पैनल उस टूल पे क्लिक करने पे आया था वही पैनल ऑब्जेक्ट मेन्यू में से आता है। तो ये सेम वर्किंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ट्रांसफॉर्म अगेन है। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें कोई कलर फिल कर देती हूँ और अब अगर मैं इसे उठा के मूव करती हूँ, अगर मैं इसे उठाकर यहाँ पे रखूं, अगर मैं जस्ट इसे यहाँ पे रखूंगी तो ये उसको बार बार उतना मूव करेगा। आप देखें मैंने इसको उठा के यहाँ पे रखा। उसके बाद अगर मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे आऊं तो आप देखें ट्रांसफॉर्म अगेन है। अगर इस पे क्लिक करूंगी तो ये उतना ही आगे मूव हो जाएगा और अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगी तो भी ये बार बार मूव होगा। तो मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म अगेन पे क्लिक करूं तो आप देखें ये आगे को मूव हो गया। मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर ट्रांसफॉर्म अगेन पे क्लिक करूंगी तो ये दोबारा मूव हो गया। मैं इसको वापस यहाँ पे रख लेती हूँ और उसके बाद मैं इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ। अब अगर मैं ट्रांसफॉर्म अगेन पे क्लिक करूंगी या कंट्रोल डी प्रेस करूंगी तो ये इसकी कॉपी लेगा, इसे जस्ट मूव नहीं करेगा। मैं अगर यहाँ से ट्रांसफॉर्म अगेन पे क्लिक करूं तो एक और कॉपी आ गई और अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूं, जितनी दफा कंट्रोल डी प्रेस करूंगी उतनी दफा इसकी कॉपीज आने लगेगी। मैं इन तमाम कॉपीज को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और इसे एक ऑप्शन को यहाँ पर रहने देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मूव का है। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे आकर मूव ऑप्शन पे आऊं, शिफ्ट कंट्रोल एम इसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। यहाँ से मैं अपने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव कर सकती हूँ। इस वक्त यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे इसकी पोजीशन शो हो रही है।
तो मैं यहाँ से जो भी पोजीशन उसे दूंगी ये उसके मुताबिक मूव होगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस है कि मैं इसे कितने फासले पे मूव करना चाहती हूँ। उसके बाद यहाँ पे एंगल है, अगर मैं इसे किसी एंगल पे मूव करना चाहूँ तो ये उस एंगल पे मूव होगा। और उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट और ट्रांसफॉर्म पैटर्न है। अगर इसके अंदर पैटर्न फिल होगा तो ये ऑप्शन शो हो जाएंगे और पैटर्न भी उसी के साथ मूव होता है। मैं यहाँ से प्रीव्यू ऑप्शन पे चेक लगा देती हूँ। अब आप देखें यहाँ पे 45 डिग्री है और यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस -46 है, तो इसी के मुताबिक ये नीचे को मूव होगा। और अगर मुझे कॉपी लेनी है तो मैं यहाँ कॉपी पे क्लिक करूंगी तो इसकी कॉपी आ जाएगी। अगर जस्ट मैं ओके करूंगी तो ये मूव होगा, और अगर मैं कॉपी पे क्लिक करूंगी, आप देखें मैं यहाँ कॉपी पे क्लिक करूं तो इसकी एक कॉपी उतनी ही मूवमेंट के साथ आ गई। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से इसमें पैटर्न फिल कर देती हूँ। पैटर्न फिल करने के बाद दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे आऊंगी और मूव ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। अब आप देखें यहाँ पैटर्न पे चेक लगा हुआ है तो पैटर्न मूव हुआ है और यहाँ पे जो वैल्यू नजर आ रही है वो मौजूद है। अब यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने जस्ट ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना है या पैटर्न को। अगर मैं दोनों पे चेक लगाऊं तो मेरा ऑब्जेक्ट और पैटर्न दोनों ही ट्रांसफॉर्म होंगे, और अगर मैं स्ट्रेट अंदाज में इसकी कॉपी लेना चाहूं तो मैं इसको यहाँ पे 90 डिग्री पे ले आऊं। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इस फासले को थोड़ा सा ज्यादा कर देती हूँ, मैं इसे यहाँ से 100 करूं तो आप देखें इसका फासला ज्यादा हो गया। अगर मैं यहाँ से इसके डिस्टेंस को 200 पिक्सल कर देती हूँ और दोबारा प्रीव्यू देखने के लिए अब इस चेक को हटाकर दोबारा चेक लगाएं तो अब आप देखें इसके दरमियान डिस्टेंस इतना आ गया। तो यहाँ से आप लिख कर मूव कर सकते हैं। वैसे हम मूव टूल पे अपनी क्लास नंबर 5 में बात कर चुके हैं, वहां हमने बहुत डिटेल से मूव टूल को देखा था, लेकिन ऑब्जेक्ट मेन्यू में मौजूद मूव टूल का जो पैनल हमारे पास आता है उसे हमने नहीं देखा था, तो वो मैंने आपको बता दिया। आप इस तरह से लिखकर भी इसे मूव कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लिखकर मूव नहीं करते, हम अपने ऑब्जेक्ट को उठाते हैं और कहीं पे भी ले जाके इसको रख देते हैं और इसको मूव कर लेते हैं। उसके बाद रोटेट ऑप्शन है, तो ये हमारे पास रोटेट टूल है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से पैनल आता है, मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे आकर रोटेट पे क्लिक करूं तो आप देखें सेम पैनल मेरे पास आया है। तो अपनी क्लास नंबर 56 में हम रोटेट टूल के इस पैनल को ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट ऑप्शन है, अगर मैं रिफ्लेक्ट ऑप्शन पर डबल क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह से पैनल आता है। तो क्लास नंबर 56 में हमने रोटेट टूल और रिफ्लेक्ट टूल को देखा था, तो सेम पैनल आते हैं जो ऑब्जेक्ट मेन्यू में से आते हैं। तो वहां हमने ऑब्जेक्ट मेन्यू को डिस्कस नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि सेम पैनल है। तो अगर आप उन क्लासेस को देख लेते हैं तो आप इन पैनल्स की डिटेल को सीख लेंगे। मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से प्रॉपर्टी पैनल को एक्सपेंड करूं तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करने से रिलेटेड ऑप्शन मेरे पास मौजूद हैं, तो मैं यहाँ से भी इनको रिफ्लेक्ट कर सकती हूँ और यहाँ से मैं इनको ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। उसके बाद हमारे पास स्केल ऑप्शन है, तो स्केल और शेयर ऑप्शन को हमने क्लास नंबर 57 में देखा था, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म ईच के ऑप्शन को हमने क्लास नंबर 64 में देखा था और ऑब्जेक्ट मेन्यू में मौजूद पैनल को ही ओपन करके उस पर बात की थी। उसके बाद हमारे पास रीसेट बाउंडिंग बॉक्स का ऑप्शन है। मैं इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और अब मैं इसको रोटेट कर लेती हूँ। रोटेट करने के बाद अब आप देखें इसका बाउंडिंग बॉक्स भी इसके साथ ही रोटेट हो गया। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी और इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। रिमूव करने के बाद अब शेप मेरी इतनी रह गई है, लेकिन अगर मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसकी सिलेक्शन बनाऊं तो ये सिलेक्शन इसी तरह से बन रही है रोटेट फॉर्म में। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ये इसको रोटेट ऑब्जेक्ट काउंट ना करे बल्कि एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट काउंट करे और इसका बाउंडिंग बॉक्स सेट हो जाए, तो मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे आकर रीसेट बाउंडिंग बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो अब आप देखें इसका बाउंडिंग बॉक्स सेट हो चुका है। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट अंदाज में हमारे पास आ रहा है। मैं इसको डिलीट कर दूंगी। मैं यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और इन सब में सेपरेट कलर फिल कर दूंगी। ये मैंने तकरीबन 5 रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए हैं और उसके बाद हम
अरेंज ऑप्शन की तरफ आएंगे। अरेंज ऑप्शन को हम पहले भी बार बार देख चुके हैं डिफरेंट आर्टवर्क को क्रिएट करते हुए, लेकिन जब भी हमने इसको देखा है हमने राइट क्लिक करके इसको देखा है कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करूं तो ये अरेंज ऑप्शन आ जाता है मेरे पास। तो यहाँ हमारे पास 5 ऑप्शन मौजूद हैं, और अगर मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊं और अरेंज ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ भी हमारे पास 5 ऑप्शन ही मौजूद हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट है। अगर मैं किसी पीछे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं और ब्रिंग टू फ्रंट करूं तो वो सबसे ऊपर आ जाता है, और अगर मैं सेंड टू बैक करूं तो वो सबसे पीछे चला जाता है। इस वक्त आप देखें मेरा ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर है, अगर मैं सेंड टू बैक करूं तो आप देखें ये सबसे पीछे चला गया। उसके बाद मैं इस ग्रीन रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगी, ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर अरेंज ऑप्शन पे आकर ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करूं तो ये सबसे ऊपर आ जाता है। अब ये मेरा ब्लू रेक्टेंगल सबसे नीचे है और मेरा ग्रीन रेक्टेंगल सबसे ऊपर है, इसको मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर अरेंज ऑप्शन पे आकर अगर मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करूं तो ये 1 बाय 1 ऊपर आता है एक एक ऑब्जेक्ट को क्रॉस करते हुए, और अगर सेंड बैकवर्ड करूं तो ये एक एक ऑब्जेक्ट के पीछे जाएगा। अगर सेंड टू बैक करूंगी तो ये सबसे पीछे चला जाता है, लेकिन अगर मैं सेंड बैकवर्ड करूंगी तो ये जस्ट इस रेड रेक्टेंगल के पीछे जाएगा। आप देखें सेंड बैकवर्ड करूं तो ये रेड रेक्टेंगल के पीछे चला गया। मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर अरेंज ऑप्शन पे आऊंगी। शिफ्ट कंट्रोल और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट ब्रिंग टू फ्रंट की शॉर्टकट की है, ब्रिंग फॉरवर्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट है, सेंड टू बैकवर्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट है, सेंड टू बैक की शॉर्टकट की शिफ्ट कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट है। तो आप शॉर्टकट की मदद से भी इनको यूज कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी और यहाँ से भी। अब अगर मैं दोबारा सेंड टू बैकवर्ड करती हूँ तो ये इसके पीछे चला जाएगा। उसके बाद दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर अरेंज ऑप्शन पे आऊंगी, और अगर मैं ब्रिंग टू फ्रंट करूं तो ये जस्ट सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है एक एक करके। अब अगर मैं इसे ब्रिंग टू फ्रंट करूंगी तो ये ब्लू रेक्टेंगल के ऊपर आएगा, आप देखें। और दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर अरेंज ऑप्शन पे आकर ब्रिंग फॉरवर्ड करूं तो ये इसके ऊपर आ गया। उसके बाद मैं यहाँ से लेयर पैनल को ओपन कर लेती हूँ। लेयर पैनल को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर ले लेती हूँ। ये लेयर मेरी हाली है और ये लेयर मेरी सिलेक्ट है। यहाँ से जो ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट होगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर अरेंज ऑप्शन पे आकर इसको सेंड टू करंट लेयर पे क्लिक करूंगी तो ये उस लेयर पे कन्वर्ट हो जाएगा, उस लेयर पे ट्रांसफर हो जाएगा जो लेयर मेरी सिलेक्ट होगी। तो अगर मैं यहाँ से सेंड टू करंट लेयर पे क्लिक करूं तो मेरा ये ग्रीन रेक्टेंगल लेयर 2 पे चला जाएगा। आप देखें अब ये लेयर 2 पे मेरा ग्रीन रेक्टेंगल चला गया। और अगर मैं इस लेयर को डिलीट करूं तो ये रेक्टेंगल भी उसके साथ ही डिलीट हो जाता है। उसके बाद मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ग्रुप है। हम जितने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, अगर हम उनको ग्रुप करना चाहते हैं तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करके भी इसको ग्रुप कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी इसको ग्रुप कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट मेन्यू में से भी इसको ग्रुप कर सकते हैं। हम बहुत से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनाकर एक आर्टवर्क क्रिएट करते हैं, और उसके बाद जब हम उसको यूज कर रहे होते हैं तो उसके डिफरेंट पार्ट्स हिलकर इधर उधर हो सकते हैं। अगर हम कोई एनिमल की इमेज बना रहे हैं, उसके बॉडी पार्ट्स बनाए हैं, उसकी आईज बनाई है, तो अगर हम उसको ग्रुप नहीं करते तो कोई ना कोई पार्ट हिल जाएगा और हमारा आर्टवर्क खराब हो जाएगा और हमें सेट करने में वापस टाइम लगेगा। और इस सारी हस्टल से बचने के लिए हम इसको ग्रुप कर देते हैं। अब आप देखें इस वक्त ये सेपरेट ऑब्जेक्ट है मेरे, मैं इनको अलग-अलग उठा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं इन सबको एक साथ सिलेक्ट करूँ और सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ग्रुप कर दूं, या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप कर दूं तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। अब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये एक ग्रुप है। अब इनको अगर मैं मूव करूं तो आप देखें मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूं तो ये चारों सिलेक्ट होते हैं और चारों मूव होते हैं। और अगर मैं लेयर पैनल पे आऊं तो अब आप देखें यहाँ पे आपको ग्रुप शो हो रहा है, ये इन चारों ऑब्जेक्ट का ग्रुप है। उसके बाद मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी, ग्रुप के नीचे अनग्रुप का ऑप्शन है। ग्रुप की शॉर्टकट की कंट्रोल जी है, जबकि शिफ्ट कंट्रोल जी अनग्रुप की शॉर्टकट की है। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट ग्रुप किए हैं और उसके बाद उनको सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल जी प्रेस कर दें तो वो अनग्रुप हो जाते हैं, या आप यहाँ से अनग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करें और उसके बाद बाहर क्लिक करके इस सिलेक्शन को खत्म कर दें तो आप देखिए आपके तमाम ऑब्जेक्ट यहाँ पे अनग्रुप हो चुके हैं।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास लॉक का है। तो अगर मैं यहाँ से लॉक ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ मेरे पास 3 ऑप्शन है, सिलेक्शन, ऑल आर्टवर्क अबव और अदर लेयर्स। और सिलेक्शन की शॉर्टकट की कंट्रोल 2 है। अगर सिलेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा वो लॉक होगा। ऑल आर्टवर्क अबव, अगर आपके ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं तो ऊपर वाले जितने ऑब्जेक्ट होंगे वो लॉक होंगे। और अगर आप अदर लेयर पे क्लिक करते हैं तो जो लेयर आपने सिलेक्ट की है उसके अलावा तमाम लेयर के आर्टवर्क लॉक होंगे। तो पहले मैं यहाँ पर 2 लेयर्स और ले लेती हूँ। अब ये 2 लेयर ले ली मैंने। मैं लेयर नंबर 2 को सिलेक्ट करूंगी, स्टार शेप लेकर यहाँ पर एक स्टार ड्रॉ कर लेती हूँ और इसके कलर को चेंज कर देती हूँ। और उसके बाद मैं लेयर नंबर 3 को सिलेक्ट करूंगी और लेयर नंबर 3 पे मैं एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेती हूँ और इसके अंदर ग्रीन कलर फिल कर दूंगी। अब आप देखें, मैं इस रेड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ लॉक ऑप्शन पे आकर अगर सिलेक्शन पे क्लिक करती हूँ तो ये रेड रेक्टेंगल मेरा लॉक हो गया और ये लॉक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इस रेड रेक्टेंगल को मैं सिलेक्ट नहीं कर सकती, उसके अलावा मैं तमाम आर्टवर्क सिलेक्ट कर सकती हूँ लेकिन इस रेड रेक्टेंगल को मैं सिलेक्ट नहीं कर सकती। अब मैं यहाँ से इस लॉक पे क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकती हूँ या ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ अनलॉक ऑल पे क्लिक करूँ तो भी इसको अनलॉक कर सकती हूँ। तो मैं अनलॉक ऑल पे क्लिक करूँ तो ये अनलॉक हो जाते हैं। उसके बाद मैं इस ब्लू रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर लॉक ऑप्शन पे आऊंगी, ऑल आर्टवर्क अबव पे क्लिक करूं तो अब आप देखें इस ब्लू रेक्टेंगल के ऊपर जितने आर्टवर्क थे वो लॉक हो चुके हैं। यहाँ पे आपको ये लॉक नजर आ रहा है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, इस ब्लू रेक्टेंगल को नहीं कर सकती, इस ग्रीन पॉलीगॉन को नहीं कर सकती, इस ब्लू रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर सकती हूँ, इस रेड को, ब्राउन को, इस स्टार को, इन सबको तो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ लेकिन इनको सिलेक्ट नहीं कर सकती। तो मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से अनलॉक ऑल पे क्लिक करूं तो ये तमाम अनलॉक हो जाएंगे। उसके बाद मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगी और इसको सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर लॉक ऑप्शन पे आऊंगी और अदर लेयर पे क्लिक करूंगी। तो अब मेरे पास जिस लेयर पे ये ब्लू रेक्टेंगल है उसके अलावा जो ऑब्जेक्ट दूसरी लेयर पे होंगे वो लॉक होंगे। लेयर नंबर 3 पे ये पॉलीगॉन है तो ये लॉक हुआ है और लेयर नंबर 2 पे ये स्टार है तो ये लॉक हुआ है। उसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट लॉक नहीं हुआ। मैं यहाँ पे इस लॉक ऑप्शन पे क्लिक करके भी इनको अनलॉक कर सकती हूँ या ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ अनलॉक ऑप्शन पे आकर क्लिक करूं तो भी मैं इनको अनलॉक कर सकती हूँ। उसके अलावा अनलॉक की शॉर्टकट की ऑल्ट कंट्रोल 2 है। अगर मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट कंट्रोल 2 प्रेस कर दूं तो भी ये अनलॉक हो जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास हाइड है। तो हाइड के लिए भी वही 3 ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। अगर मैं सिलेक्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरा ब्लू रेक्टेंगल सिलेक्ट है वो हाइड हो जाता है और अगर मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर शो ऑल पे क्लिक करूं तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर हाइड ऑप्शन पे आऊं तो ऑल आर्टवर्क अबव है। जो इसके ऊपर आर्टवर्क होंगे वो चाहे दूसरी लेयर पे हैं चाहे उसी लेयर पे वो हाइड होंगे। अगर ये उसके बिल्कुल ऊपर नहीं है, इधर उधर है, तो ये हाइड नहीं होते। तो मैं यहाँ से ऑल आर्टवर्क अबव पे क्लिक करूं तो आप देखें वो दोनों आर्टवर्क जो इसके ऊपर थे वो हाइड हो गए हैं। और अगर मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से शो ऑल पे क्लिक करूं तो ये शो हो जाते हैं। और उसके बाद इनमें से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूं, मैं इस रेड रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से हाइड ऑप्शन पे आकर अदर लेयर पे क्लिक करूं तो जिस लेयर पे ये रेड रेक्टेंगल मौजूद है उसके अलावा बाकी लेयर पे जो ऑब्जेक्ट हैं वो हाइड होंगे। अब अगर मैं क्लिक करूंगी तो पॉलीगॉन और स्टार हाइड होंगे। अब मैं अदर लेयर पे क्लिक करूं तो आप देखें पॉलीगॉन और स्टार यहाँ से हाइड हो गए। उसके बाद मैं शो ऑल पे क्लिक करके भी उनको शो कर सकती हूँ। उसके बाद आप देखें यहाँ से आई का ऑप्शन क्लोज है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो भी इनको शो कर सकती हूँ। तो मैं लेयर पैनल से भी इनको शो कर सकती हूँ और ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ शो ऑल ऑप्शन पे क्लिक करके भी इनको शो कर सकती हूँ। उसके अलावा ऑल्ट कंट्रोल 3 इसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट कंट्रोल 3 प्रेस कर दूं तो भी ये शो हो जाते हैं। और उसके बाद कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। अपनी क्लास नंबर 67 में हमने एसेट एक्सपोर्ट के पैनल को देखा था।
तो ये ऑप्शन भी उसी से रिलेटेड है। जब हम कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट का ऑप्शन यूज करते हैं तो हम एसेट एक्सपोर्ट पैनल में ही अपने एसेट को कलेक्ट कर रहे होते हैं। मैं यहाँ से इस स्टार को सिलेक्ट करूंगी और ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ पे एज ए सिंगल एसेट, एज ए मल्टीपल एसेट, अगर मैं एज ए सिंगल एसेट पे क्लिक करूं तो आप देखें एसेट एक्सपोर्ट का पैनल ही मेरे पास आता है। अगर आप मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट फॉलो करते आ रहे हैं तो आप एसेट एक्सपोर्ट के पैनल को सीख चुके होंगे, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देखकर इस ऑप्शन को अच्छे से सीख सकते हैं। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जो ऑप्शन है उनकी मदद से हम यहाँ पे जस्ट एसेट को ऐड कर सकते हैं। अब आप देखें मैंने सिंगल एसेट को ऐड किया तो ये एक एसेट मेरे पास आ गया। और अगर मैं इन सब को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊं और कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट पे आकर एज ए मल्टीपल एसेट पे क्लिक करूं तो यहाँ जितने एसेट्स मेरे सिलेक्ट हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये रेड रेक्टेंगल और इस स्टार को मैंने दोबारा से सिलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे नहीं आया। और उसके अलावा अगर आप एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आप उसको सिंगल एसेट के तौर पे ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उनको भी आप एज ए सिंगल एसेट्स ले जा सकते हैं। जैसे अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करूं, ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट पे आकर एज ए सिंगल एसेट पे क्लिक करूं तो ये तमाम ऑप्शन एक एसेट के तौर पर एक्सपोर्ट होंगे। यहाँ से हम जस्ट इतना ही इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से एसेट हम एसेट एक्सपोर्ट पैनल में ऐड कर सकते हैं। इनको कैसे एक्सपोर्ट करना है, इनकी सेटिंग कैसे करनी है, इस पैनल को हम क्लास नंबर 67 में कंप्लीट डिटेल से देख चुके हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो आप देख लें ताकि इस ऑप्शन की आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपेंड और एक्सपेंड अपीयरेंस के ऑप्शन को देखेंगे और ये देखेंगे कि जब ये दोनों ही एक्सपेंड करते हैं तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।